हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओ लेवल एंड आईजीसीएसई फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। क्या होते हैं वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं समझता हूँ। क्योंकि पेपर में कभी कभी ये आता है और जब आता है तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आई प्रॉमिस आज की क्लास के बाद आपको वेक्टर्स तंग नहीं करेगा। वेक्टर्स इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी टॉपिक फॉर यू आफ्टर टुडेज क्लास। तो भाई हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो वेक्टर्स को समझना होगा बेटा। अगर कोई तुमसे पूछे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वर्ड का मतलब क्या है, तुम्हें पता है? वेक्टर का मतलब होता है एक एरो। वेक्टर का मतलब होता है एक एरो। एरो को हम वेक्टर कहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है तुम कहीं रोड पे जा रहे हो और तुमने कहीं कोई साइन बोर्ड देखा और साइन बोर्ड में एरोस बने हुए, और एरो बना हुआ होता है ना, एरो रास्ते दिखा रहे होते हैं। स्ट्रेट जाएंगे तो एयरपोर्ट आ जाएगा, राइट जाएंगे तो शारे फैसल आ जाएगा, बने हुए होते हैं एरोस। वो एरोस क्या होते हैं? वो वेक्टर्स ही तो हैं। क्योंकि वेक्टर एक ऐसा एरो है जिसका काम है आपको डायरेक्शन बताना। क्या है बेटा? वेक्टर एक ऐसा एरो है जिसका काम है आपको डायरेक्शन बताना। तो अगर कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर इज एन एरो। अब वेक्टर से ही जुड़ा है वेक्टर क्वांटिटीज। सवाल यह है कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। देखो, इससे पहले तुम बच्चों से मेरी कई बार बात हो चुकी है अबाउट स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। पहले तो मैं स्केलर क्वांटिटी याद दिलाता हूं। व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली। या तो आप लिखें मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली, आप सिर्फ लिख दें विच हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड अ डायरेक्शन। लेकिन लिखा हुआ भी है, these are physical quantities which have a magnitude, unit and a direction as well। यानी वेक्टर्स की खास बात ये ऐसी फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, मजे की एक बात बताता हूँ। ओ लेवल के सिलेबस में ना वैसे भी बहुत थोड़ी सी वेक्टर क्वांटिटीज है, मेजोरिटी तो स्केलर ही है। मास स्केलर है, टाइम स्केलर है, वर्क स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, पावर स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, करंट स्केलर है, वोल्टेज स्केलर है, रेजिस्टेंस स्केलर है, चार्ज स्केलर है। फिजिक्स में मेजॉरिटी ऑफ द क्वांटिटीज जो आपने पढ़ी है वो क्या है बेटा? वो स्केलर है, स्केलर क्वांटिटीज है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज भी हैं आपके सिलेबस में, और वेक्टर क्वांटिटीज बहुत थोड़ी सी हैं, बहुत गिनी चुनी है। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटीज है, आपने याद कर लिया, हो गई वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। इनके अलावा जितने हैं भाई साहब वो स्केलर हैं। कौन है वो स्केलर है बेटा। आपके सिलेबस में बस यही गिनी चुनी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर्स हैं। अच्छा, वेक्टर्स के बारे में सुन ले भाई, यहाँ पे दो बातें लिखी हुई हैं। दीज क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली यूजिंग एरोज। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स हेड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन। क्या मतलब है इस बात का, आइए इसको समझते हैं। बेटा फर्ज करें मुझे ये दिखाना है कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स पे फोर्स लग रही है टू द राइट। क्या दिखाना चाहता हूं मैं? कि इस बॉक्स पे फोर्स लग रही है टू द राइट। तो बेटा फोर्स को शो करने के लिए मैं क्या करूंगा? जाहिर है फोर्स को शो करने के लिए मैं एरो बनाऊंगा। व्हाट विल आई डू? फोर्स को शो करने के लिए, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एरो बनाऊंगा। समझ आ गई बात? तो देखें भाई, कभी भी आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी बनानी होती है या दिखानी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी को आप किसकी मदद से रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी को आप एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एरो जितना लंबा होगा वेक्टर उतना ज्यादा बड़ी क्वांटिटी का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है 5 न्यूटन का वेक्टर और मुझे 10 न्यूटन का वेक्टर बनाना है, तो जाहिर है 10 न्यूटन का वेक्टर मैं 5 न्यूटन के साइज का थोड़ी बनाऊंगा। 10 न्यूटन का वेक्टर 5 न्यूटन के वेक्टर से बड़ा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मुझे 1 न्यूटन का वेक्टर दिखाना है तो 1 न्यूटन का वेक्टर बहुत छोटा बनेगा। है ना? वेक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा है, समझ जाइए क्वांटिटी उतनी बड़ी है। और वेक्टर का जो एरो है, जो हेड है, वो जहां पॉइंट कर रहा है, समझ जाइएगा क्वांटिटी की डायरेक्शन वहीं पर है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? अच्छा, वेक्टर्स के बारे में देखें ना। यहां पर नोट करें, मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, 6 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 3 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स साउथ। आप नोट करें, 6 न्यूटन फोर्स और 3 न्यूटन फोर्स के एरोस की लेंथ देखें। क्या 6 न्यूटन फोर्स और 3 न्यूटन के एरो की लेंथ बराबर है? नहीं ना। 6 न्यूटन की लेंथ ज्यादा है और 3 न्यूटन की लेंथ कम है। ये इस बात का सबूत है कि बड़े वेक्टर्स को बड़ी लेंथ से शो किया जाता है, छोटे वेक्टर्स को छोटी लेंथ से शो किया जाता है। ठीक है। या ये देखें, 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट।
या 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। जो 10 वाली वेलोसिटी का वेक्टर है वो राइट साइड पर है, ईस्ट पर है। जो 5 वाली वेलोसिटी का वेक्टर है वो लेफ्ट पर है। और आप देख सकते हैं कि इनकी जो लेंथ है वो बराबर नहीं है, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। जाहिर है मैं 10 न्यूटन के वेक्टर को और 5 न्यूटन के वेक्टर को सेम साइज का थोड़ी दिखाऊंगा। तो ये था बेटा वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आ जाओ एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, वेक्टर्स को ऐड कैसे करें। बेटा बहुत आसान है। केस नंबर 1, ये वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, तो आप उन्हें ऐड कैसे करते हैं? आप उन्हें सीधा सीधा प्लस करते हैं। जैसे यहां देखें, एक वेक्टर है 3 न्यूटन का, एक वेक्टर है 4 न्यूटन का। रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर 7 न्यूटन का ही होगा, जाहिर सी बात है। 3 और न्यूटन सेम डायरेक्शन में, 3 और 4 न्यूटन दोनों को प्लस कर दें। इसको ऐसे समझें कि बेटा फर्स्ट करें, मेरे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स पे एक फोर्स लग रही है 3 न्यूटन की, और एक फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की। आप बताइए इस बॉक्स पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है? रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने ज्यादा सोचना नहीं है। क्या इनकी डायरेक्शन सेम है? यस सर सेम है। तो बेटा अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, आप इनको सीधा सीधा क्या कर दें? आप इनको सीधा सीधा ऐड कर दें। 3 + 4 आंसर क्या आ जाएगा? 3 + 4 का आंसर आ जाएगा 7 न्यूटन। क्लियर हो गया? तो अगर वेक्टर्स कभी भी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको ऐड कैसे करते हैं, उनका एडिशन कैसे करते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उन्हें सीधा सीधा ऐड कर दें, प्लस कर दें। अब आ जाए यहां पर। ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये हुआ वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ? एंटी पैरेलल का मतलब हुआ वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और कभी भी अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उन्हें माइनस कर दें। क्या करें? रिजल्टेंट निकालने के लिए आप दोनों वेक्टर्स को माइनस कर दें। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये देखें बेटा, ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया। फर्स्ट करें, बॉक्स पर 4 न्यूटन फोर्स लग रही है राइट पर, और 3 न्यूटन फोर्स लग रही है लेफ्ट पर। आप बताइए बॉक्स पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? रिजल्टेंट फोर्स। अब की बार रिजल्टेंट निकालने के लिए आप इन्हें प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। इनकी डायरेक्शन क्या है बेटा? इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इनका रिजल्टेंट प्लस करके निकालेंगे या माइनस करके? जल्दी बताइए। आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे माइनस करके, तो 4 - 3 आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन टू द राइट। रिजल्टेंट कहां पर आएगा बेटा? रिजल्टेंट राइट साइड पर बचेगा, क्योंकि राइट वाली फोर्स ज्यादा है और लेफ्ट वाली फोर्स कम। बात समझ आ रही है? इस तरीके से आपने वेक्टर्स को सॉल्व करना है। तो आपने दो केसेस पढ़ लिए। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अच्छा, केस नंबर 3 देखें क्या है। केस नंबर 3 है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान कितने डिग्रीज का एंगल है? दोनों वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल। कभी भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सवाल आ जाए तो सुन लें, आपने लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें यहां पर मैं करके दिखाता हूँ ना आपको। फर्स्ट करें, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स पर एक फोर्स लग रही है 3 न्यूटन की, और एक फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो इन्हें हम प्लस तो नहीं कर सकते। क्या ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में? आपका जवाब होगा नहीं। तो इसका मतलब हम इन्हें माइनस भी नहीं कर सकते। क्या इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल 90 डिग्री है? आप बोलेंगे हाँ। तो बेटा अगर कभी भी दो फोर्सेस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखें, अंडर रूट कीजिए एक फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर, है ना। तो बेटा इसको सॉल्व करें, ये देखिए क्या बन जाएगा। अंडर रूट ये हो जाएगा 16 + 9, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 25, और 25 का रूट होता है 5। तो बेटा इसका मतलब 3 और 4 का रिजल्टेंट आएगा 5। लेकिन सर 5 की डायरेक्शन क्या होगी? बहुत आसान है बेटा डायरेक्शन बताना। आप नोट करें, 4 की डायरेक्शन है ईस्ट, और 3 न्यूटन की डायरेक्शन है नॉर्थ। एक फोर्स है नॉर्थ पर और एक है ईस्ट पर। इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? एक नॉर्थ पर है, एक ईस्ट पर है। इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो बेटा 4 न्यूटन और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा। अगर एक फोर्स नॉर्थ पर और एक ईस्ट पर है तो रिजल्टेंट आएगा नॉर्थ ईस्ट 5 न्यूटन। तो देखें कितना आसान था इन तीनों को समझना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में या वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उन्हें ऐड कर दीजिए। अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और अगर रिजल्टेंट इस तरह से परपेंडिकुलर दिए मैं आपको, तो आप रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? आप रिजल्टेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इतना आसान है बेटा। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूँ ड्राइंग करके वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। दो तरीके के मेथड है। एक कहलाता है ट्रायंगल मेथड,
और एक कहलाता है पैरेललोग्राम मेथड। अच्छा मैं आपको मजे की एक बात बताऊं, अगर आप मेरा मशवरा सुने, बेटा मैं ट्रायंगल मेथड रेकमेंड करता हूँ, मैं पैरेललोग्राम मेथड रेकमेंड नहीं करता। ठीक है, हैं दोनों एक ही तरह के, दोनों में कोई मुश्किल नहीं है, आंसर दोनों से निकाला जा सकता है। एग्जामिनर आपसे सिर्फ इतना बोलेगा, ड्रॉ स्केल डायग्राम, वो ये थोड़ी बोलेगा कि ट्रायंगल मेथड लगाओ या पैरेललोग्राम मेथड लगाओ। वो सिर्फ इतना बोलेगा, ड्रॉ स्केल डायग्राम। वो बोलेगा डायग्राम की मदद से ऐड करो, वो तुम्हें मेथड पे जोर नहीं देगा। तो तुम इजिली ट्रायंगल मेथड से ये काम कर लेना। ट्रायंगल मेथड से कैसे ऐड करते हैं, अब यहाँ पे मैंने पूरा मेथड लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ आपको समझ नहीं आएगा। लिखा हुआ आपको समझ नहीं आएगा, आपको अगर इसको सीखना है तो आपको मेरे साथ ड्राइंग सीखनी पड़ेगी, ड्राइंग करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ड्राइंग करने का तरीका ये है बेटा, फर्स्ट करो, तुम्हें दो वेक्टर्स दिए हुए, एक वेक्टर का नाम है ए और एक वेक्टर का नाम है बी। बेटा ट्रायंगल मेथड ये कहता है कि आप पहले वेक्टर्स को जोड़ लें। ये देखें, ये बी को उठाएं और ए से जोड़ लें। हेड टू टेल, हेड टू टेल का मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर को उठा के दूसरे के हेड से लगा दें, ताकि वेक्टर्स लाइन से जुड़ जाएं। और रिजल्टेंट बनाने के लिए आप क्या करें, रिजल्टेंट हमेशा बनता है टेल टू हेड, जहां से ड्राइंग स्टार्ट हुई है और जहां से ड्राइंग एंड हुई है। ड्राइंग कहां से स्टार्ट हो रही है और ड्राइंग कहां पे एंड हो रही है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। ये देखें, ये मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, ये मेरे पास बन गया रिजल्ट। मैं आपको वेक्टर्स का एडिशन सिखा रहा हूं मेरे बच्चों, क्या सिखा रहा हूं, वेक्टर्स का एडिशन। मैं आपको वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना सिखा रहा हूं। वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आपको एग्जाम में दो वेक्टर्स दिए हुए होंगे, दोनों को आपने ऐड करना होगा। ऐड करने का तरीका क्या है, आप दोनों को पहले जोड़ें हेड टू टेल। हेड टू टेल जोड़ने का मतलब है लाइन से जोड़ दें, और लाइन से जोड़ने के बाद एंड में रिजल्टेंट बना लें। रिजल्टेंट बनता है टेल टू हेड, जहां से स्टार्ट किया उसको जोड़ दें जहां एंड किया उससे। मैं आपको ये मिटा के दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए, इन दोनों वेक्टर्स को मैं दोबारा अलग करता हूँ, ये देखिए अलग कर दिया। फर्स्ट करें, आपको पेपर में दो वेक्टर्स दिए हैं, मैंने पहला मेथड क्या सिखाया, इन दोनों वेक्टर्स को आप जोड़ें, ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करने का एक तरीका ये कि आप बी को ए के पास ले जाओ, ज्वाइन कर दिया। एक तरीका ये भी तो हो सकता था कि मैं ए को उठाता और ऐसे जोड़ लेता, ये देखो, बी के हेड से जोड़ लेता ऐसे, लाइक दिस। ये भी वेक्टर्स किस तरह जुड़े हुए बेटा, ये भी वेक्टर्स हेड टू टेल जुड़े हुए। और अब आप रिजल्टेंट कैसे बनाओगे, रिजल्टेंट आप बनाओगे जहां से ड्राइंग स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को जोड़ दो जहां ड्राइंग एंड हो रही है उस पॉइंट से, यानी लाइक दिस। ये आ गया बेटा रिजल्टेंट। इस तरीके से आपको वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको डायरेक्ट पास पेपर का क्वेश्चन दिखाता हूं। जब तक आप पास पेपर का क्वेश्चन नहीं देखोगे आपको बात समझ नहीं आएगी, ठीक है? ये देखो, ये हम गए क्वेश्चंस पे। मेरे जिन स्टूडेंट्स के पास मेरी डायनेमिक्स की बुकलेट है, उस बुकलेट में ये वाले क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये देखो, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ो। इस क्वेश्चन में लिखा है, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट अ कांस्टेंट हाइट, एयर ड्रैग एंड द फोर्स फ्रॉम द एयरक्राफ्ट इंजन्स टुगेदर प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन द एयरक्राफ्ट 36 किलो न्यूटन ड्यू नॉर्थ। द विंड प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ 12 किलो न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं आपको समझाता हूँ। एक एयरक्राफ्ट दिख रहा है आपको, हवाई जहाज दिख रहा है। हवाई जहाज पर आपको कितनी फोर्सेस लगती हुई दिखाई दे रही है, हाउ मेनी फोर्सेस कैन यू सी ऑन द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट पर लग रही है बेटा दो फोर्सेस। एक फोर्स लग रही है सामने की तरफ और एक फोर्स लग रही है राइट साइड पर, है ना? एक फोर्स लग रही है, क्योंकि अब लग रही हैं दो फोर्सेस, 36 किलो न्यूटन नॉर्थ की तरफ और 12 किलो न्यूटन ईस्ट की तरफ। हमें नीचे कह रहे हैं, पार्ट ए पढ़ो, लिखा हुआ है, ड्रॉ स्केल ड्राइंग टू शो द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एयरक्राफ्ट। स्केल ड्राइंग बनाइए और इन दोनों का रिजल्टेंट बताइए। यार काश अगर ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती तो मैं 36 और 12 को ऐड करता, आंसर आ जाता। अगर ये फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती तो मैं 36 और 12 को सब्ट्रैक्ट करता, आंसर आ जाता। ना ये सेम डायरेक्शन में, ना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, बल्कि ये तो परपेंडिकुलर है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, आपने अभी तो सिखाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया आंसर आ जाएगा। आई नो, लेकिन ये हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालने को नहीं कह रहा, ये हमें स्केल ड्राइंग करने को कह रहा है। स्केल ड्राइंग कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बेटा, आपने यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे लिखा हुआ है यूज योर ड्राइंग टू डिटरमिन द साइज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड द नॉर्थ। ये देखो स्केल ड्राइंग का मतलब क्या है, पहले तो मैं तुम्हें स्केल ड्राइंग सिखाता हूँ। क्या तुम अपनी बुक में या अपनी आंसर कॉपी पे क्या 36 किलो न्यूटन या 12 किलो न्यूटन के वेक्टर्स बना सकते हो? बेटा तुम तो लेंथ बनाते हो ना, तुम तो सेंटीमीटर्स में वेक्टर बनाते हो, न्यूटन्स में थोड़ी बनाते हो वेक्टर। तो तुम्हें सबसे पहले स्केल सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्केल कैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा? अच्छा, अगर मैं एक स्केल सिलेक्ट करता हूँ, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं एक स्केल सिलेक्ट करता हूँ 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो फिर 36 किलो न्यूटन के लिए तो मुझे 36 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। और 36 सेंटीमीटर बहुत होता है बेटा। आपका जो रूलर है, रूलर ही आपका सिर्फ 15 सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का। तो ये स्केल अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस स्केल को ऐसे कर लूं कि मैं 2 किलो न्यूटन को कह लूं, इफ आई से 2 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तब भी 36 किलो न्यूटन मेरा तकरीबन बराबर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर के। ये भी बहुत लंबा स्केल है बेटा, तो ये भी फायदा नहीं है, इसका भी फायदा नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 6 किलो न्यूटन को कर लेता हूं, 6 किलो न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कर लेता हूं, तो मेरा 36 किलो न्यूटन हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये स्केल बनाना इजी है, ये थोड़ा छोटा स्केल है, ये गिवन स्पेस में आ जाएगा। तो 6 किलो न्यूटन को मैं बनाऊंगा 1 सेंटीमीटर से, इसका मतलब 36 किलोमीटर की लाइन, 36 किलो न्यूटन की लाइन मुझे 6 सेंटीमीटर लंबी बनानी पड़ेगी। और 12 किलो न्यूटन की लाइन मुझे 2 सेंटीमीटर लंबी बनानी पड़ेगी, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या सिखाया था? मैंने कहा था दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल बनाओ। तो पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप ये वाला वेक्टर बनाओ। ये वाला वेक्टर जो है 36 किलो न्यूटन, इसकी डायरेक्शन क्या? इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ। तो 36 किलो न्यूटन के वेक्टर को बनाने के लिए आप कितनी लंबी लाइन खींचोगे अकॉर्डिंग टू द स्केल? अकॉर्डिंग टू द स्केल 36 सेंटीमीटर, 36 किलो न्यूटन के लिए आप 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचोगे। ये देखो, ये मैंने 6 सेंटीमीटर लाइन खींची है। और ये 6 सेंटीमीटर की जो लाइन है, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये 36 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर जो दूसरा एरो था वो था बेटा राइट साइड पर, है ना? तो राइट साइड पर यानी ईस्ट पर मैं कितना लंबा एरो बनाऊंगा? बेटा 12 किलो न्यूटन को शो करने के लिए मैं 2 सेंटीमीटर लंबा एरो बनाऊंगा। ये मेरा आ गया 2 सेंटीमीटर लंबा एरो। तो ये जो 2 सेंटीमीटर लंबा एरो है, ये एक्चुअली किसको शो कर रहा है? 2 सेंटीमीटर लंबा एरो शो कर रहा है मेरे बच्चों 12 किलो न्यूटन को। अब दोनों वेक्टर्स बनाने के बाद रिजल्टेंट बनाना होता है। रिजल्टेंट बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने इनको इस तरह से सिर्फ जोड़ लेना है, हेड टू टेल, टेल और हेड को ऐसे जोड़ लेना है। आपकी ड्राइंग जहां से स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को जोड़ दें, ज्वाइन कर लें। ड्राइंग जहां एंड हो रही है उस पॉइंट में। तो ये देखें, ये मैं रिजल्टेंट बनाने जा रहा हूं, ये मेरा बन गया रिजल्टेंट वेक्टर, बन गया रिजल्टेंट। अब आपने कुछ नहीं करना, रिजल्टेंट की लेंथ निकालनी है। देखिए ये मैंने अपना अपना स्केल रखा, अपना रूलर रखा, और अब मैं रिजल्टेंट की क्या निकालने लगा हूं? मैं रिजल्टेंट की लगाऊं बेटा लेंथ निकालना। देखते हैं लेंथ क्या आ रही है। 1 2 3 4 5 6 और 6.1 6.2 6.3 6.4। बेटा मेरे पास ये आ रहा है तकरीबन 6.5 6.5 सेंटीमीटर। अब सवाल ये कि अगर 1 सेंटीमीटर 6 किलो न्यूटन के बराबर है और 6 सेंटीमीटर 36 किलो न्यूटन के बराबर है और 2 सेंटीमीटर 12 किलो न्यूटन के बराबर है, तो 6.5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? तुमने नोट किया ये सारी चीजें मल्टीप्लाई बाय 6 है। 1 इंटू 6 करो 6 आ जाएगा, 6 इंटू 6 करो 36 आ जाएगा, 2 इंटू 6 करो 12 आ जाएगा। तो 6.5 इंटू 6 कितना होता है? आंसर आ रहा है 39। तो बेटा 39 किलो न्यूटन मेरा आंसर आ रहा है। 39 किलो न्यूटन कितना आ रहा है? 39 किलो न्यूटन। सर आपने ये 39 किलो न्यूटन कैसे निकाला? बेटा मेरा लेंथ में तो 6.5 आ रहा है ना, लेंथ में। अब अगर लेंथ में 6.5 आ रहा है तो बेटा असल में कितना होगा? मैंने स्केल से निकाल लिया, है ना? अब देखो मेरा 1 सेंटीमीटर 6 के बराबर है, 6 सेंटीमीटर 36 के बराबर है, 2 सेंटीमीटर 12 के बराबर है, हर चीज मल्टीप्लाई बाय 6 है ना। तो 6.5 को भी मल्टीप्लाई बाय 6 कर लिया, आंसर आ गया 39 किलो न्यूटन। अच्छा ये कह रहे हैं एंगल भी निकालो, किसके बीच का एंगल? पढ़ो, सवाल पढ़ो।
किसके बीच का एंगल? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्थ। रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्थ के बीच का एंगल निकालो बेटा, यानी ये वाला एंगल मेजर करना है, ये जो मैंने एंगल लेबल किया है। अब ये वाला एंगल कैसे मेजर करेंगे बेटा? बहुत आसान है, आपके पास पेपर में डी होना जरूरी है। आप इस तरह से यहाँ डी रखें और डी से आप ये वाला एंगल मेजर कर लें। दैट्स इट। अच्छा, मेरे पास डी तो नहीं है, लेकिन मैं इसी रूलर से एंगल मेजर कर सकता हूँ, मेरे रूलर में एंगल मेजर करने का ऑप्शन है। तो जब मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ बेटा, मेरे पास एंगल आ रहा है, आपका अल्लाह भला करे, 72, मतलब 18 डिग्री एंगल आ रहा है बेटा मेरा। कितना एंगल आ रहा है? 18 डिग्री का एंगल आ रहा है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ठीक है। तो देखें, मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे दो फोर्सेस दी हुई थी, एक दिया हुआ था 36 किलो न्यूटन और एक दिया हुआ था 12 किलो न्यूटन। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्केल बनाया कि मैं 36 किलो न्यूटन को कितना लंबा बनाऊंगा और 12 किलो न्यूटन को कितना लंबा बनाऊंगा। स्केल सेलेक्ट करने के बाद मैंने ड्राइंग की, ड्राइंग बना ली तो रिजल्टेंट बनाया, रिजल्टेंट बनाने के बाद मैंने मेजरमेंट्स कर ली, आंसर आ गया। ठीक है, अभी मैं नीचे वाले पार्ट्स नहीं करा रहा, अभी मैं सिर्फ वेक्टर्स में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, और सुने बेटा, अभी और भी है। ये देखिए, ये आपके पास एक और सवाल आ गया। देखें, सबसे पहले तो कह रहे हैं स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। पहले आपको तो पता होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली या मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हैज, वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिख दें या मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन लिख दें। अगर ऊपर यूनिट मेंशन नहीं किया तो नीचे भी ना करें। ऊपर आपने सिर्फ लिखा स्केलर क्वांटिटी एज मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर क्वांटिटी एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। कह रहे हैं दो दो एग्जांपल्स देते हैं स्केलर क्वांटिटी के और वेक्टर क्वांटिटी के। बेटा एक मैं स्केलर में दे देता हूँ मास, एक में दे देता हूँ टाइम। वेक्टर में मेरे दिमाग में आ रहा है, एक वेलोसिटी आ रहा है मेरे दिमाग में सबसे पहले, और एक फोर्स आ रहा है मेरे दिमाग में सबसे पहले। ठीक है। वेक्टर्स में आप और भी लिख सकते थे, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है। स्केलर में तो बहुत ही है, स्केलर की तो खत्म ही नहीं होती, इतनी सारी क्वांटिटीज है ना। अच्छा, नीचे देखें क्या कह रहे हैं आपसे। नीचे कह रहे हैं कि आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए, एक वेक्टर का नाम है पी और एक वेक्टर का नाम है क्यू। ठीक है, पी और क्यू। नीचे कह रहे हैं इन द स्पेस नेक्स्ट टू फिगर 1.1। कह रहे हैं इस जगह, इस स्पेस में, इन द स्पेस नेक्स्ट टू फिगर 1.1, यानी फिगर 1.1 के बराबर वाली जगह में ड्रॉ लेबल्ड वेक्टर डायग्राम टू शो द रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वेक्टर p टू वेक्टर q। कह रहे हैं लेबल्ड वेक्टर डायग्राम बनाओ। ठीक है। तो भाई कह रहे हैं ड्रॉ वेक्टर p वेक्टर q एंड द रिजल्टेंट वेक्टर टू द सेम स्केल। मतलब ये हुआ, जितना लंबा वेक्टर p बना हुआ है, जितना लंबा वेक्टर q बना हुआ है सेम स्केल पे, तो आपको बस कुछ नहीं करना, इनको ऐड करना है और रीड्रॉ करके दिखाना है। तो बेटा देखो, मैं करके दिखा रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वेक्टर p की लेंथ निकाल लूंगा कि वेक्टर p कितना लंबा दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वेक्टर p दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि बेटा मेरा रूलर आपके रूलर जैसी मेजरमेंट्स नहीं कर रहा बेटा, मैं तो आईपैड पे काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे रूलर की लेंथ डिफरेंट आ रही है। आप जब पेपर पे करोगे आपके पास लेंथ डिफरेंट आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो वेक्टर p है वो दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और तकरीबन तकरीबन 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर का वेक्टर p दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बराबर में 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लूंगा। एक, ये देखो, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया मेरा वेक्टर p। और जिस डायरेक्शन में वेक्टर p दिया हुआ है देखो, बिल्कुल वैसी डायरेक्शन में मैंने बराबर में कॉपी कर लिया। वेक्टर q कितना लंबा दिया हुआ है? वेक्टर क्यू देखो, मैं देखता हूँ वेक्टर क्यू कितना नंबर दिया हुआ है। बेटा वेक्टर क्यू मुझे दिया हुआ है 2.6, 2.7 सेंटीमीटर का मुझे दिया हुआ है वेक्टर क्यू। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी के हेड से बनाऊंगा 2.7, 2.7 का बनाऊंगा वेक्टर क्यू। ये देखो, कहां से बनाऊंगा वेक्टर क्यू? मैं पी के ही हेड से बनाऊंगा वेक्टर क्यू। चेक दिस, 2.7, 1 2, ये आ गया 2.7। सो दिस इज माई वेक्टर क्यू। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने वेक्टर क्यू वहां क्यों बनाया?
आपने वेक्टर क्यू पी के हेड से क्यों बनाया? बेटा देखो, वेक्टर्स को ज्वाइन करना होता है हेड टू टेल। पहले आप पहला वेक्टर बनाओ, फिर उसी के आगे से दूसरा बनाना होता है। ये तरीका है, पीछे भी मैंने यही किया था, यहाँ पे भी मैं यही कर रहा हूँ। पहले मैंने वेक्टर पी बनाया और वेक्टर पी के आगे से वेक्टर क्यू बनाया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं रिजल्टेंट बनाने के लिए क्या करूंगा? दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। ये देखें, मेरी ड्राइंग जहां से स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा ड्राइंग जहां खत्म हो रही है उस पॉइंट से। ये देखें, ये आ गया बेटा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। और ये कह रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर को लेबल करो, तो देखें मैंने रिजल्टेंट वेक्टर को लेबल कर दिया। पी को भी लेबल कर दिया, क्यू को भी लेबल कर दिया और रिजल्टेंट को भी लेबल कर दिया। अच्छा, नोट करें, उन्होंने कहा था आप अपने वेक्टर्स को सेम स्केल पे बनाएं। सेम स्केल पर बनाने का मतलब ये हुआ कि जितने लंबे वेक्टर पी और क्यू हमने आपको दिए आप उतने ही लंबे वेक्टर पी और क्यू बनाएं। तो देखें मैंने क्या किया, वेक्टर पी और क्यू एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए। तो इस तरीके से वेक्टर्स को आपने ज्वाइन करना होता है। बात समझ आ रही है? ये है तुम्हारे सामने एक और सवाल। कह रहे हैं एक पैराशूटिस्ट है जिसका वेट है 950 न्यूटन, फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6.5 मीटर पर सेकेंड। एक पैराशूटिस्ट है, नीचे गिर रहा है। ठीक है भाई, 950 न्यूटन वेट है और 6.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। पहले तो कह रहे हैं स्टेट द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द रेजिस्टिव या ड्रैग फोर्स। वैसे तो ये वेक्टर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन बता देता हूं बेटा। रेजिस्टिव फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट एक्ट करती है। अगर बंदा नीचे गिर रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स ऊपर एक्ट करेगी। तो साइज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स कितनी होगी? अगर वेट 950 है तो बेटा रेजिस्टिव फोर्स भी 950 न्यूटन ही होगा। दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तभी तो बेटा रिजल्टेंट जीरो होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल किया हुआ है। कह रहे डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स होगी बेटा अपवर्ड्स। अगर बंदा नीचे गिर रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स होगी ऊपर की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एट अ सर्टेन हाइट, एक मखसूस हाइट पर द विंड स्टार्ट्स टू ब्लो एंड द पैराशूटिस्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली at a velocity of 4.5 meters per second as he continues to falls। ठीक है, क्या मतलब हुआ? पैराशूटिस्ट नीचे गिर रहा था, हवा आई और पैराशूटिस्ट कहां जाना शुरू हो गया? पैराशूटिस्ट हॉरिजॉन्टली जाना शुरू हो गया। ठीक है, कह रहे हैं यूज अ ग्राफिकल मेथड टू ऐड टुगेदर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल वेलोसिटीज टू डिटरमिन द साइज ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। लेबल द वेलोसिटीज एंड स्टेट द स्केल दैट यू यूज। बताने का मकसद क्या होगा जरा समझो। ठीक है, ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैराशूटिस्ट नीचे गिर रहा है कितनी वेलोसिटी से? नीचे गिर रहा है वो 6.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। सही है भाई, नीचे गिर रहा है 6.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और जो हवा है, हवा विंड, वो कैसे ब्लो कर रही है? द विंड स्टार्ट्स टू ब्लो एंड द पैराशूटिस्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली एट अ वेलोसिटी ऑफ 4.5 एज ही कंटिन्यूज टू फॉल। अब देखो, हॉरिजॉन्टली तो बता दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि हॉरिजॉन्टल किधर है, लेफ्ट पर या राइट पर है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। यूज अ ग्राफिकल मेथड टू ऐड टुगेदर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज टू डिटरमिन द साइज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, ओके, अब देखो उन्होंने ये तो बताया ही नहीं। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की निकालनी है, लेकिन हॉरिजॉन्टली तो बता दिया, ये नहीं बताया वेयर। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि बेटा हॉरिजॉन्टली है टू द लेफ्ट, और एक वेलोसिटी है 4.5, एक है 6.5। हमें इन दोनों का क्या निकालना है? हमें दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले तो मैं स्केल सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्केल क्या कर लेता हूँ बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड को मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ। तो 4.5 मीटर पर सेकंड को मैं ड्रॉ भी कितना करूंगा? 4.5 सेंटीमीटर। और 6.5 मीटर पर सेकंड को कितना ड्रॉ करूंगा? 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई और स्केल लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है, पहले एक वेक्टर बनाइए। तो पहले मैं ये 6.5 वाला वेक्टर बना लेता हूँ। ये देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, 6.5। पहले मैंने एक वेक्टर बना लिया 6.5 सेंटीमीटर, जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है 6.5 मीटर पर सेकंड को। फिर मैं इसी के हेड से दूसरा वेक्टर बनाऊंगा। इसी के हेड से मैं बनाऊंगा दूसरा वेक्टर। कैसे बनाऊंगा और कितना लंबा बनाऊंगा? 4.5। 1 2 3 4, 4.5। ये आ गए मेरे दोनों वेक्टर्स। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि मेरी डायग्राम बहुत ज्यादा इधर हो गई, थोड़ा बीच में बनाते हैं। तो बेटा ये आ गया मेरा 4.5 सेंटीमीटर का वेक्टर, जो कि एक्चुअली 4.5 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे बेटा? रिजल्टेंट बनाना बहुत आसान है। रिजल्टेंट बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों को इस तरह से ऐड कर देना। ये देखिए, ये आपने दोनों वेक्टर्स को इस तरह से ऐड कर दिया।
ये आ गया बेटा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। और अब रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ मालूम कर लें, इसकी लेंथ कितनी आ रही है। बेटा मेरे हिसाब से रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, 7.8 आ रही है बेटा। तो बेटा साइज ऑफ वेलोसिटी आ गया 7.8 मीटर पर सेकेंड। और बेटा मैंने क्या स्केल सेलेक्ट किया है, मेरा स्केल था 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वो स्केल भी मांग रहा है तो मैंने स्केल भी लिख दिया कि 1 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ आ रही है बात। अच्छा भाई, अब ये एक और सवाल है और ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहे हैं, द बोट ट्रेवल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिल वाटर इनटू एन एरिया वेयर द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं आपकी बोट ट्रैवल कर रही है। बोट कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, बोट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम स्टिल वाटर, ठीक है, टूवर्ड्स एन एरिया वेयर द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब जरा समझना, देखो पहले तो तुम्हें यहाँ पे देखो तुम्हें वेलोसिटीज कितनी दी हुई है। एक तुम्हें बोट की वेलोसिटी दी हुई है, और बोट की वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ। और एक तुम्हें वाटर की वेलोसिटी दी हुई है, और वाटर की वेलोसिटी कैसे दी हुई है, वो नॉर्थ पे नहीं है। वाटर की वेलोसिटी नॉर्थ से 45 डिग्री के एंगल पर। वाटर की वेलोसिटी नॉर्थ पे नहीं है, वाटर की वेलोसिटी 45 डिग्री के एंगल पर है। अब तुम्हें कह क्या रहे हैं, ये तुम्हें नीचे कह रहा है कंबाइनिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बोट विद द वेलोसिटी ऑफ द वाटर गिव्स द रिजल्टेंट वेलोसिटी। कह रहा है अगर आपने बोट की वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी को कंबाइन कर दिया तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। कह रहा है इन द स्पेस ऑन द ऑपोजिट पेज ड्रॉ वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम बनाए और रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें। मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले बेटा तुम एक स्केल सिलेक्ट कर लो यहाँ बराबर में। स्केल बड़ा सिंपल से सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर मुझे 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बनानी है तो मैं 4 सेंटीमीटर का ही वेक्टर बनाऊंगा। और अगर मुझे 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बनानी है तो मैं 2 सेंटीमीटर का ही वेक्टर बनाऊंगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको बड़ा अलग सा स्केल सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे वो एयरक्राफ्ट वाला जो क्वेश्चन था, 36 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन, वहां पर फिर मुझे अलग स्केल सिलेक्ट करना पड़ा था। यहाँ तो सीधा सीधा 1 ऑन 1 का स्केल सिलेक्ट हो गया ना। अब देखो, सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं बोट की वेलोसिटी। बोट की वेलोसिटी कैसे बनेगी, ये देखो। बोट की वेलोसिटी बनाने के लिए आप 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर का आपने वेक्टर खींच लेना है। अच्छा यार, वैसे मैं एक बात बताऊं, एक छोटा सा एक मसला है। मसला ये है कि मेरा 4 सेंटीमीटर का वेक्टर बहुत छोटा बन रहा है। क्या करूं, जाने दे रहा हूँ, जाने देता हूँ। वैसे मैं इसको 8 सेंटीमीटर का भी बना सकता था, 2 टाइम्स का स्केल भी सिलेक्ट कर सकता था। तो ये आ गई मेरी बोट की वेलोसिटी। बोट की वेलोसिटी, ठीक है, कितनी थी बोट की वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बोट की वेलोसिटी बनाने के बाद अब आपको वाटर की वेलोसिटी बनानी है। और वाटर की वेलोसिटी बेटा कितनी डायरेक्शन में थी, 45 डिग्री। तो तुम पता है क्या करो, तुम यहाँ पे पहले तो ऐसे ऊपर एक डॉटेड लाइन बना लो। क्या बना लो, एक डॉटेड लाइन बना लो। तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ ऐसे आप डॉटेड लाइन क्यों बनवा रहे हैं। बेटा मैं डॉटेड लाइन इसलिए बनवा रहा हूं ताकि तुम यहाँ इस पॉइंट पर डी रखकर ना, ऐसे तुम डी रखो। पेपर में कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे पास तो डी नहीं है, लेकिन तुम पेपर में कैसे करोगे मैं ये सिखा रहा हूँ। ऐसे डी रखोगे, और डी रखने के बाद तुम यहाँ पे जल्दी से गिनना शुरू करो, 10 20 30 40। फर्स्ट करो ये तुम्हारा 45 है। कितना है ये, 45 है तुम्हारा। आ गया 45 आ गया। अब तुम डी हटा दो, ये देखो मैंने डी हटा दिया। हटा दिया डी। अब तुम रूलर रखो, ऐसे रूलर रखो, और रूलर रखकर तुम कितनी लंबी लाइन खींच लो, रूलर रखकर तुम 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच लो, क्योंकि बोट की वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब ये जो तुमने 2 सेंटीमीटर का जो वेक्टर बनाया, ये एक्चुअली 2 मीटर पर सेकेंड को शो कर रहा है। तो अब और इसका देखो एंगल भी कितना है, इसका एंगल भी 45 डिग्री है। तो देखो तुम्हारे दोनों वेक्टर आ गए, पहला वेक्टर और पहले के आगे से ही दूसरा वेक्टर। मैंने हर बार ऐसी ड्राइंग बनवाई है, हमेशा पहला वेक्टर बनवाया फिर पहले के आगे से ही दूसरा वेक्टर बनाए। जब पूरी ड्राइंग बन जाए तो आप रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करें, जहां से ड्राइंग शुरू हुई है उस पॉइंट को मिला दें जहां ड्राइंग एंड हो रही है उस पॉइंट से। ये देखें मैंने मिला दी। और अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सिर्फ इसको मेजर करना है। ये देखें, मेजर कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5। बेटा मेरा आंसर तो आ रहा है 5.3, 5.3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है मेरा आंसर। कितना आसान है। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए बेटा मैं इसका एंगल निकाल सकता हूँ।
ये देखिए, मैं ये वाला एंगल मेजर कर सकता हूँ, कितना आसान है। अगर ये 74 आ रहा है, तो 74 का मतलब ये 16 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो 16 डिग्री आ रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। 16 डिग्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 16 डिग्री। कितना आसान था। इस तरीके से आपको वेक्टर्स के क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, आपने मेरे साथ वेक्टर्स के 3 से 4 क्वेश्चंस किए, एंड आई एम वेरी श्योर कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वेक्टर्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जल्दी से सुन लें, ये मैं हटा रहा हूं। और इस छोटे से कॉन्सेप्ट का नाम है मेरे बच्चों, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? ये पेपर में कभी कभार एमसीक्यू की फॉर्म में आ चुका है। पेपर में इस तरह का सवाल आता है, इफ देयर आर थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द रिजल्टेंट इज जीरो, द वेक्टर ट्रायंगल बाय द फोर्सेस इज अ क्लोज ट्रायंगल। क्या मतलब हो, मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ। देखो, पेपर में कभी कभार ऐसे एमसीक्यू आएंगे और तुमसे पूछा जाएगा कि ये फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पैक कर रही है, बताओ ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो। ऐसा सवाल पूछे, तीन फोर्सेस दे देगा, और तीन फोर्सेस देने के बाद पूछेगा बताओ इनमें से किसका रिजल्टेंट जीरो है। चार ऑप्शंस दे दिए, ए बी सी डी। तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि अगर फर्ज करो तुम्हें तीन फोर्सेस दी हुई है, देखो एक फोर्स दी हुई है, तुम्हें दूसरी फोर्स दी हुई है, तुम्हें तीसरी फोर्स दी हुई है। तुम इन फोर्सेस को हेड टू टेल लगा के देखना। अगर हेड टू टेल जोड़ने के बाद अगर इनका क्लोज ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो इनका एक क्लोज ट्रायंगल बन गया। क्लोज ट्रायंगल का मतलब है आपको ट्रायंगल का एक लूप मिलेगा, लूप, जहां से शुरू हुए वहीं वापस आ गए। अगर ऐसा कभी कुछ हो जाए तो समझ जाना ऐसी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है। ऐसी फोर्सेस का रिजल्टेंट है जीरो। इसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये एक बहुत ही रेयरली आने वाला टॉपिक है, इतना नहीं पूछा जाता पेपर में, लेकिन अगर कभी आ गया तो सुने मेरी बात। पेपर में क्या आएगा, तीन फोर्सेस दी हुई होंगी, तीन फोर्सेस देकर वो पूछेगा, या या आपको चार डायग्राम्स बना के दे देगा जिनमें तीन तीन फोर्सेस होंगी सब में। चार डायग्राम्स देगा, तीन तीन फोर्सेस होंगी सब में, और आपसे पता है क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा बताओ कौन सी डायग्राम में रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो बेटा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो की मैं पहचान बता रहा हूं, वो क्लोज्ड लूप ट्रायंगल बन रहा होगा, क्लोज्ड लूप ट्रायंगल, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका वेक्टर्स का टॉपिक खत्म होता है। आई होप दिस क्लास वाज वेरी हेल्पफुल। वेक्टर्स बहुत आसान टॉपिक है बेटा, इसे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और अगर पेपर में आ गया तो ये बिलीव मी, ये आपकी जो ना पार्टी, ये जैकपॉट है, मुफ्त के नंबर है। सही है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।